यहाँ तक कल हमने लगभग 22 क्वेश्चन आपको कराए थे। आज उसी के आगे हम लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास और करेंगे और इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे, बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आप सभी बच्चे भाई बिल्कुल आपको आंसर के साथ सारी चीजें मिलेंगी, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप उसको याद करिए, लिखिए, जिस तरीके से आप पढ़ सकते हो उस तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा बच्चों पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे द्विविभाजन के बारे में बताया गया है, बाइनरी फिजन के बारे में। बच्चों द्विविभाजन को हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन के नाम से जाना जाता है। बाइनरी फिजन बोला जाता है इसे बोलेंगे द्विविभाजन। किस में पाया जाता है द्विविभाजन, मतलब क्या हो गया, कोई भी एक ऐसी सेल हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई सेल बनाया, कोई ये सेल हमने बनाया, इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या रख दिया बच्चों, न्यूक्लियस रख दिया, केंद्रक रख दिया, और एक समय ऐसी सुटेबल कंडीशन आई, एक ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट आया इसके लिए, इससे लगातार क्या होगी भैया, लगातार डिवीजन करना चालू कर दिया, विभाजन करना चालू कर दिया। जब विभाजित करेगा तो भैया क्या हो जाएगा, इसी के टाइप्स बच्चों क्या कितनी सेल बन जाएंगी, 2 सेल बन जाएंगी, और दोनों सेल के अंदर अपना अपना क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, केंद्रक मिल जाएंगे या इसमें अलग अलग हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी भी सेल का अगर द्विविभाजन होता है तो वो किस में होता है। पहला लिखा बच्चों अमीबा में, दूसरा पैरामीशियम में, तीसरा बच्चों प्लेनेरिया में, और चौथा ऑप्शन लिखा है ऑल ऑफ द अबव। इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक भाई, ये बात जरूर याद करके चलें कि जो बाइनरी फिजन होता है या जो द्विविभाजन होता है बच्चों, वो अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है, इन सभी में पाया जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है भाई, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा बच्चों यहाँ पे वृषण का अंतःस्रावी ऊतक कौन सा होता है। यहाँ लिखा है जो वृषण होता है उसका अंतःस्रावी ऊतक कौन सा होता है। यहाँ पे लिखा है पहला, आप देखेंगे लिखा है अंतराली कोशिकाएं अथवा लेडी कोशिकाएं, फिर लिखा है जनन एपिथेलियम की कोशिकाएं, फिर लिखा है सर्टोली कोशिकाएं, फिर लिखा है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। बच्चों यहाँ पे लिखा है वृषण के अंदर, अगर हम एक बात करें यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों, जो टेस्टिस होता था, टेस्टिस आप यहाँ पे देखेंगे, टेस्टिस बच्चों क्या बोलेंगे, वृषण बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। और यहाँ पे वृषण जो होता है बच्चों, इसके अंदर एक हार्मोन होता है, इसके अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है बच्चों टेस्टोस्टेरॉन, जिसका नाम होता है बच्चों टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन बोला जाता है। या बच्चों हम इसी को भैया क्या बोल देंगे, इसी को बोल देते हैं एंड्रोजन, OR क्या बोलेंगे बच्चों, एंड्रोजन, एंड्रोजन। ये बात समझ लें बच्चों, ये टेस्टिस हमने लिखा, वृषण लिखा, वृषण के अंदर बच्चों कौन सा हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरॉन। या बच्चों इसी को क्या बोलेंगे भाई, इसी को एंड्रोजन बोलेंगे। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है बच्चों, इसको स्रावित करने वाला वृषण का अंतःस्रावी ऊतक, मतलब अगर हम एंडोक्राइन पार्ट बोलेंगे तो आपको बच्चों पता है कि एंडोक्राइन जो पार्ट होता था वो क्या निकालता था, हार्मोन्स निकालता था। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो एंडोक्राइन भाग होता है किसी भी सेल का, वो हमेशा हार्मोन निकालेगा बच्चों। तो आप यहाँ पे देखें लिखा बच्चों अंतराली कोशिकाएं, या लिखा बच्चों लेडी कोशिकाएं। बच्चों कल के टर्न पर हमने आपको ये बताया था कि ये जो लेडी कोशिकाएं होती थी यह वृषण के अंदर पाई जाती थी, और इसका मुख्य काम होता था बच्चों एंड्रोजन को या टेस्टोस्टेरॉन को बनाने का काम करता था, जो बच्चों कहाँ पे पाई जाती थी, वृषण के अंदर पाई जाती थी। ये बात हमने आपको बहुत डिटेल्स में कल बताई थी। मतलब जो लेडी कोशिकाएं होती बच्चों, उसी का दूसरा नाम होता है अंतराली कोशिकाएं, या इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल बोला जाता है। मतलब इसी का दूसरा नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल, या इसी का नाम होगा बच्चों लेडी कोशिकाएं। ये बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं। वृषण का अंतःस्रावी ऊतक कौन सा होता है बच्चों, तो पहला आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। पहला आंसर बच्चों सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या भाई। देखो जो शुक्राणु कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं बच्चों, आज हम नॉन स्टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल नॉन स्टॉप, बिल्कुल 40 क्वेश्चन। लिखा बच्चों
शुक्राणु कोशिकाएं उत्पन्न होती है। स्पर्म सेल के बारे में बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पे स्पर्म के बारे में बात कर रहा है। जो स्पर्म होता है जो मेल बॉडी के अंदर बनता है, स्पर्म कोशिकाएं बच्चों कहाँ बनती हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, इंटरस्टिशियल कोशिकाओं में, एपिडिडाइमिस में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। जबरदस्त याद करके जाइए बच्चों, यह बनता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफरस नलिका में बनता है बच्चों। वहीं पर पहली बार स्पर्म बनना चालू होता है सेमिनिफरस नलिका के अंदर। तो बच्चों इसका आंसर जरूर याद करके जाएं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा पेपर कठिन बना तो पेपर ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, बेहतरीन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बात आप समझ के चलिएगा भाई। तो पहला आंसर आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो जाएगा भाई। ठीक भाई, चलिए आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं भाई। चलो भाई, मैंने बोला बच्चों, चलो आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं? वृषण में पाई जाने वाली बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप सही के लिए कोशिकाएं, वृषण में होने सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? लिखा बच्चों, वृषण में पाए जाने वाले सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं? बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि सर्टोली कोशिका का काम क्या होता था। तो सारे बच्चे फटाफट जल्दी से, जितने बच्चे इस समय लाइव हैं जल्दी से आंसर देंगे। क्या आंसर होगा भाई? क्या आंसर होगा भाई? क्या आंसर होगा भाई? बताओ, सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है? ठीक भाई, बताओ, वृषण में पाए जाने वाले सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है? फटाफट सारे बच्चे आंसर देंगे। क्या आंसर होगा भाई इसका? ए, बिल्कुल सही, ए हर्ष शर्मा, नवीन कुमार, नवीन, संचित, प्रफुल्ल, हर्ष, ठीक है, दिशा गुप्ता, संचित, नवीन, दिशा, विवेकानंद, गोपाल पटेल, ठीक है, रोहित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अनमोल, राहुल पाल, रोहित, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, नवीन शुक्ला, नवनीत शुक्ला, अमन प्रताप सिंह, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं भाई, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे जैसे एग्जाम आता जाएगा पास में, वो बिल्कुल क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन का तरीका बदलता जाएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिए बच्चों। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पोषक कोशिकाएं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? पोषण देने वाली कोशिकाएं। मतलब इस वृषण में जो स्पर्म बनता था, इस वृषण में जो स्पर्म बनता है बच्चों, उसको खाना देने का या पोषण देने का काम बच्चों यही सर्टोली कोशिका करती है। मतलब इस सर्टोली कोशिका का काम बच्चों क्या होता है? इसका काम होता है बच्चों पोषण कोशिका, या इसी को बोलते हैं पोषण कोशिकाएं। जो स्पर्म बनता है उसको नरिशमेंट या पोषण देने का काम करती हैं। तो बच्चों इसको बोलेंगे पोषण कोशिका या पोषक कोशिका भी बोला जाता है। तो पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक भाई, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। देखो यहाँ लिखा प्रजनन कोशिकाएं, तो बहुत सारे बच्चे प्रजनन कोशिका भी बता रहे हैं भाई, तो प्रजनन कोशिका कभी नहीं होगा। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? पोषक कोशिकाएं हो जाएगा। न्यूट्रिटिव सेल इसको बोला जाता है, या नरिशमेंट करने वाली सेल। चलो बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखा बच्चों यहाँ पे, वह परिस्थिति जिसमें शुक्राणुओं की गति घट जाती है। मतलब जो शुक्राणु होते हैं बच्चों, उनकी जो गति होती है, उनकी जो मोर्टेलिटी होती है, अगर हम मान ले 100% कोई स्पर्म है, 100%, 100%, तो बच्चों उसमें 60% जो होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं। मतलब उनका जो साइज होता है, जो आकार होता है, सबके बराबर होते हैं। लेकिन जो 40% होते हैं बच्चों, उनकी जो मोर्टेलिटी होती है बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है। मतलब वही रेस में सबसे आगे जाते हैं ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए। बहुत ध्यान समझ लीजिएगा। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 100% स्पर्म है तो उसमें कितने परसेंट स्पर्म बहुत तेजी से गति करते हैं बच्चों? 40%। कितने परसेंट गति नहीं कर पाते बच्चों? नॉर्मल होते हैं 60%। वही जो 40% होते हैं, अगर उसमें भी दिक्कत आ जाए बच्चों, अगर उसमें भी समस्या आ जाए, वो भी गति ना कर पाए बच्चों, उसे बच्चों बोल देते हैं क्या? एथेनोस्पर्मिया बोल दिया जाता है। इसको बोलेंगे बच्चों एथेनोस्पर्मिया। ये बात आप समझ लीजिए, इसे बोलेंगे एथेनोस्पर्मिया। क्या बोलेंगे बच्चों? एथेनोस्पर्मिया बोला जाता है। मतलब उसमें क्या होगा? जो शुक्राणु की जो गति होती है बच्चों क्या हो जाएगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। शुक्राणुओं की गति क्या हो जाएगी बच्चों? घट जाएगी और कम हो जाएगी।
चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए बच्चों, शुक्राणु के एक्रोसोम में पाया जाता है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा बच्चों, शुक्राणु के एक्रोसोम में क्या पाया जाता है। यहाँ लिखा है शुक्राणु के एक्रोसोम में क्या पाया जाता है बच्चों। तो यहाँ देख ले ध्यान से बच्चों, जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, उसमें एक नाम होता है एक्रोसोम, ये भी पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताओ शुक्राणु में क्या एक्रोसोम पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा यस। अगला क्वेश्चन पूछेगा, शुक्राणु के एक्रोसोम में जो पाया जाता है बच्चों वो क्या होता है। वो बच्चों हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाएगा। मतलब जो शुक्राणु होता है बच्चों, जो स्पर्म होता है, उसके अंदर एक्रोसोम पाया जाता है, और जो एक्रोसोम होता है बच्चों, उसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम होता है बच्चों हाइड्रोलिटिक एंजाइम। बच्चों इसका काम क्या होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का। इसका काम ये होता है बच्चों, जब स्पर्म ओवा के साथ फर्टिलाइज करने जाता है, ओवा के साथ फर्टिलाइज करने जाता है, अंडाणु के साथ निषेचन करने जाता है, तो यही एक्रोसोम क्या करता है, यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकालता है, और इसी एंजाइम की मदद से जो स्पर्म होता है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसके अंदर इंटर कर जाता है। मतलब यह एक्रोसोम शुक्राणु को निषेचन करवाने में मदद कराने का काम करता है। बहुत अच्छे समझ के जाइएगा बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। शुक्राणु में क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा बच्चों एक्रोसोम पाया जाता है। फिर पूछेगा कि एक्रोसोम का काम क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो ओवा से या अंडाणु से निषेचन करने में मदद करते हैं। बहुत ध्यान से समझ के जाइएगा बिल्कुल एक बात। तो आंसर बच्चों क्या पाया जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाएगा। ठीक भाई, ठीक है। ठीक है, ठीक भाई। देखो जरा थोड़ा सा देख लें, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया एक, थोड़ा सा देख लें फिर आगे चलते हैं। यहाँ बच्चों हमने एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे करके, ऐसे करके, और हमने ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे करके, ऐसे करके स्ट्रक्चर बना दिया हमने, और हमने इसके ऊपर ऐसे करके कवरिंग लगा दिया, ऐसे करके। बहुत ध्यान से देख लें। इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से बनाए तो आप देखेंगे बच्चों, इसी के ऊपर ऐसे करके, ऐसे करके आप इसको कवर कर सकते हैं। और जब आप इसको कवर करेंगे बच्चों, तो इसकी पूरी बॉडी के ऊपर कवरिंग हो जाती है, पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे कवरिंग हो जाती है। कहने का मतलब जो स्पर्म होता है बच्चों, इसकी पूरी बॉडी को आप कवर कर सकते हो ऐसे करके। मतलब इसकी पूरी बॉडी को आप कवर कर सकते हो। स्पर्म का स्ट्रक्चर हूबहू ऐसे ही होता है, आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। ठीक है, अगर आप स्पर्म के बारे में देखेंगे बच्चों थोड़ा सा, होता क्या है, इसको भैया ये इसका क्या हो गया भैया, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बच्चों। होता क्या है, जो स्पर्म है बच्चों, स्पर्म, ये बच्चों इसके अंदर क्या भरा होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं बच्चों हेड। हेड को बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सिर। ये स्पर्म का सिर होता है, सिर होता है, ये स्पर्म का सिर होता है। और सिर बच्चों इसमें क्या पाया जाता है, इसी के अंदर बच्चों क्या पाया जाता है, इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है। इसी के अंदर डीएनए के साथ साथ इसी के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक भी पाया जाता है। न्यूक्लियस या केंद्रक मतलब इसी के सिर में स्पर्म जो होता है, उसी के सिर में बच्चों केंद्रक होगा या डीएनए होगा, इसी को हेड बोलेंगे। और बच्चों ये वाला जो एरिया होता है, यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एक्रोसोम, जो अभी हमने आपको बताया था। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एक्रोसोम। मतलब एक्रोसोम जो होता है बच्चों, वो एंटीरियर रीजन पर, ऊपरी वाले भाग में यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। और इसी एक्रोसोम के अंदर बच्चों हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं। इसी के अंदर बच्चों कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो निषेचन में क्या करता था बच्चों, मदद करवाता था। जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं बच्चों, इस वाले एरिया को बच्चों बोलते हैं मध्य भाग, या इसको बोलेंगे मिडिल पीस, या बोलेंगे मध्य भाग। मतलब इसको बोलेंगे बच्चों मिडिल पीस। ये बात बिल्कुल समझ के जाइए, मिडिल पीस बोला जाता है, मिडिल पीस बोला जाता है बच्चों। ये बात आपको याद करके चलना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म या शुक्राणु के मध्य भाग में मिडिल पीस में क्या पाया जाता है बच्चों, तो इसके अंदर बच्चों पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की कमी हो गई, शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की कमी हो गई, तो जाहिर सी बात है जो स्पर्म है उसके अंदर एनर्जी नहीं बनेगी। क्योंकि आपको पता है कि एटीपी को क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका का पावर हाउस। और एटीपी जो बनता है वो किसके अंदर बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर एटीपी की कमी हो गई तो जो स्पर्म होगा बच्चों, उसके अंदर एनर्जी नहीं बन पाएगी। जो फर्टिलाइजेशन होना है, जो निषेचन होना है, वो निषेचन नहीं हो पाएगा, बार बार फेल हो जाएगा।
क्योंकि वहां पे क्या कम हो गया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। और यही माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी देता है और उसको मूव करने के लिए, मोटिलिटी के लिए, उसको गतिशील बनाने के लिए यहीं से एनर्जी दी जाती है। ठीक भाई। दूसरी बात देखो जरा, ये जो आपको लंबा सा दिख रहा है बच्चों, इसे बच्चों बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को बोलेंगे फ्लैजिला। और इसका बच्चों काम क्या होता है, यह मूवमेंट में, यह गति में मदद करता है। मतलब स्पर्म में कितनी तेजी से गति करेगा ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये फ्लैजिला गति करवाने का काम करता है, मूवमेंट कराने का काम करता है। ये सारा का सारा पार्ट आप देख सकते हैं भाई, ये सारा का सारा पार्ट स्पर्म का है। बिल्कुल बढ़िया से दिमाग में उतार लीजिए। दोबारा स्पर्म के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ पे समझ लो। ये आपका हेड हो गया, हेड हो गया। और इसके ऊपर जो कवरिंग की गई, ये जो हमने कवर किया है हरे रंग से कवर, इसको बच्चों बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, प्लाज्मा परत बोला जाता है इसको, कवरिंग को। यहाँ पे आपका एक्रोसोम हो गया। हमने एक्रोसोम में क्या बनाया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। दूसरी बात, इस एक्रोसोम को बच्चों कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बनाता है। कौन बनाता है बच्चों, गोल्जी बॉडी बनाता है। कौन बनाएगा भाई, गोल्जी बॉडी। समझ लें, इसको बनाने का काम कौन सा कोशिका करता है बच्चों, गोल्जी बॉडी बनाता है। जरूर याद कर लें, एक्रोसोम को बनाने का काम गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी करता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, आप इसको मेंशन कर लें, नोट कर लें। ठीक भाई। और इस एंजाइम का नाम होता है, जो हाइड्रोलिक एंजाइम है उसका बच्चों नाम होता है हाइलोरोनिडेज। मतलब अगर मैं यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखूं, ये जो लिखा भैया, अगर मैं एंजाइम यहाँ लिख दूं, एंजाइम, बच्चों इसका नाम होता है हाइलोरोनिडेज। ये बच्चों ये एंजाइम का नाम है। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये जो एक्रोसोम निकाल रहा है बच्चों, उसका नाम क्या है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है। चलिए, इतनी बात अगर हो गई हो तो एक बार बताइए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। पहला आंसर बच्चों सही हो गया। चलो भाई अगला चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, शुक्राणुओं की गति किसके द्वारा होती है, तो अभी मैंने आपको बता दिया। जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर शुक्राणु पाए भी जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा शुक्राणु किसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, सर ये बता दीजिए कि शुक्राणु किसके अंदर पाए जाते हैं। तो आधे तो बताएंगे मेल के अंदर, आधे बताएंगे फीमेल के अंदर। तो जो भैया जिसको नहीं पता वो नोट कर ले, जो शुक्राणु होते हैं मेल के अंदर पाए जाते हैं। और बच्चों उसके अंदर जो गति करवाता है बच्चों, कौन करवाता है, फ्लैजिला। जो अभी मैंने बताया था, भाई कौन कराता है बच्चों, फ्लैजिला कराता है। ये बात आप समझ लीजिए भाई, कौन कराएगा, फ्लैजिला कराएगा। सेकंड आंसर बिल्कुल जरूर याद करके जाएं, फ्लैजिला। चलो भाई आगे देखते हैं। लिखा बच्चों, लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। फटाफट बताएं सभी लोग क्या होगा भाई, लेडिक सेल कहाँ पाई जाती है बच्चों। जो लेडिक सेल होती है बच्चों वो कहाँ पाई जाती है, लेडिक सेल्स कहाँ पाई जाती है बच्चों। तो मैंने कल ही बता दी इस क्वेश्चन का आंसर कि लेडिक सेल कहाँ पाई जाती है बच्चों। यहाँ पे देख लें, जो लेडिक सेल होता है बच्चों वो सशक के टेस्टिस में, मेढक के वृक्क में, सशक के वृक्क में। तो बच्चों यहाँ पे देख लें, खरगोश के टेस्टिस में पाया जाता है, मतलब रैबिट के बच्चों कहाँ पाया जाता है, रैबिट के टेस्टिस में पाया जाता है, रैबिट के टेस्टिस में पाया जाता है। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा।
बहुत संभाल के क्वेश्चन करिएगा, एक एक क्वेश्चन वीडियो तो आपको मैं करा रहा हूं, ठीक है भाई। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। सशक के टेस्ट, सशक मतलब होता है खरगोश। चलो बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखा बच्चों, ब्रीडर की नलिका पाई जाती है, जबरदस्त क्वेश्चन। कभी ये क्वेश्चन भाई बीएचयू में पूछा गया, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन। बीएचयू का क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ब्रीडर्स की नलिका होती है, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ब्रीडर्स कैनाल। इसको बोलते हैं भाई, इसको बोलेंगे बाइडर्स कैनाल। क्या बोलेंगे? बाइडर्स कैनाल बोला जाता है, ब्रीडर्स कैनाल बोला जाता है। ये बच्चों कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे याद कर लें, जो मेढक होता है बच्चों, फ्रॉग, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के बच्चों किडनी में पाया जाता है, फ्रॉग के किडनी में पाया जाता है, फ्रॉग के किडनी में पाया जाता है। किडनी को भैया क्या बोलेंगे? ब्रिक। मेढक के ब्रिक में पाया जाता है। जरूर याद करके जाएं, जरूर याद करके जाइए। ब्रीडर की नलिका पाई जाती है, इसको बोलते हैं ब्रीडर्स कैनाल, ब्रीडर्स कैनाल बोला जाता है या ब्रीडर्स की नलिका। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेढक के वृक्क में पाया जाता है भाई, ये मेढक के वृक्क में, मेढक की फ्रॉग के किडनी में पाया जाता है। सेकंड आंसर इस करेक्ट हो जाएगा भाई, सेकंड आंसर इस करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखा बच्चों, कॉकरोच में फैलिक अंग किससे संबंधित है? देखा बच्चों, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच, यहां लिखा बच्चों, जो कॉकरोच होता है, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच बच्चों, उसमें जो फैलिक अंग होता है किससे संबंधित है? यहां लिखा बच्चों फैलिक, ऊपर है ना, फैलिक अंग, यहां लिखा बच्चों फैलिक अंग। ये किससे संबंधित बच्चों? याद कर लें, नर प्रजनन तंत्र से इसका संबंध रखता है बच्चों। खरगोश जो कॉकरोच होता है उसमें नर प्रजनन तंत्र से। जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि जो कॉकरोच होता है उसमें बच्चों जो फैलिक अंग होता है बच्चों, ये हमेशा नर में पाया जाता है। और नर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नर का जो कॉकरोच जो नर होता है उसमें उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसका पार्ट होता है ये फैलिक अंग या फैलिक ग्लैंड। बच्चों इसी को फैलिक ग्लैंड बोलते हैं। अंग बोले या इसी को क्या बोलेंगे बच्चों? फैलिक ग्रंथि बोला जाता है या फैलिक ग्लैंड बोला जाता है। जबरदस्त। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो बच्चों आगे चले, आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। देखिए बच्चों, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो फटाफट जल्दी से आंसर बताएं। सर्टोली कोशिका कहां पाई जाती है? सर्टोली कोशिका कहां पाई जाती है, उसका काम क्या होता है भाई? ठीक भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। इसके बारे में लगातार बताता चला रहा हूं, कल भी मैंने बताया था, आज भी मैंने बताया है। इसका आंसर सीधे डी याद कर लीजिए, आंसर फोर्स करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है भाई, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पीडीएफ में जाएगा, आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर नोट कर लिया करिए। जो क्वेश्चन है प्लस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत नोट किया करिए, केवल क्वेश्चन और आंसर। जो चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं वो क्वेश्चन लिख करके वहां पे एक्सप्लेनेशन पूरा लिख लिया करिए, प्लस क्वेश्चन का आंसर। जब आपको ये चीजें पीडीएफ में दी जाए तो उसको आप वीडियो लिख करके बिल्कुल याद करिए। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, ग्रैफियन पुटिकाएं कहां पाई जाती हैं? इसको भी मैंने कल बहुत वीडियो में बताया था कि जो ग्रैफियन फॉलिकल होता है ये कहां पाया जाता है? स्तनियों के थोराइड में, मेढक के अंडाशय में, स्तनियों के वृषण में, स्तनियों के अंडाशय में। तो बच्चों हमेशा याद करें, जो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे वो लगाएंगे स्तनियों के वृषण में। बच्चों ये वृषण में नहीं पाया जाएगा,
क्योंकि वृषण मेल का पार्ट है, ये बच्चों अंडाशय फीमेल का पार्ट है। तो जो ग्रैफियन पुटिका होती है, जो ग्रैफियन फॉलिकल होता है, ये अंडाशय में बनता है, ओवरी में बनता है। तो याद कर लो बच्चों, डी वाला आंसर सही हो जाएगा कि ग्रैफियन पुटिका कभी भी नर में नहीं बनता, हमेशा मादा के ओवरी में अंडाशय में बनता है। और इसी से बच्चों निकलता है, इसी ग्रैफियन फॉलिकल से बनता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो फीमेल हार्मोन होता है भाई। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर फीमेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन आर मेल हार्मोन। तो डी वाला आंसर बिल्कुल आपको सही हो जाएगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, अंडोत्सर्ग स्तनियों में किसके कारण होता है? समझ लें, अंडोत्सर्ग स्तनियों में किसके कारण होता है? अंडोत्सर्ग मतलब अंडा का निकलना, अंडा का उत्सर्ग होना, अंडा का बाहर आना। तो यहाँ लिखा है बच्चों, अंडोत्सर्ग स्तनियों में किस हार्मोन के कारण होता है बच्चों? यहाँ लिखा है एफएसएच और टीएच, एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलटीएच, एलएसएच और एलएच। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? एफएसएच और एलएच हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज का टॉपिक जो है बहुत ही बेहतरीन है। जिसकी क्लास छूट गई है वो जान लो कि सिलेक्शन से बिल्कुल फाइट से बाहर है। तभी मैं बोलता हूं कि बिल्कुल बायो की एक ही क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा दिन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए किसी को पता नहीं है। इसी वजह से पहली बार पूरी एग्रीकल्चर के इतिहास में पहली बार इतना सारा क्वेश्चन किसी ऐप में, किसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में कराया जा रहा है। वरना सारे के सारे पूरे भारत में नहीं, पूरे यूपी में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर के, जितने भी कोचिंग है, सब बिल्कुल धराशायी, सब लोग सन्न पड़े हैं। बिल्कुल किसी के पास कोई हथियार, कोई औजार नहीं है। केवल लोग रात में सपने देखते हैं, रात में सपने देखते कि मेरे बच्चे घूम रहे हैं सीएसए में। इससे कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाओगे तो होगा, पढ़ने से ही होने वाला है। फालतू की नींद में सपने तो बहुत आते हैं, सपने तो रात ही में आते हैं सबके, बट जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। ये बात समझ लें, ये स्लोगन है, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। बात ध्यान में समझ लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की लग भी रहा होगा कि हाँ कुछ नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी चल रहा होगा कि हाँ सर कुछ नए क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें। तो बिल्कुल आपको नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है किताब से ही कराएं। मैं आपको किताब भी करवा रहा हूँ अलग से। ये सब हाई मॉडिफाइड क्वेश्चन है। जिस दिन आप एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उसका दिमाग वही तुरंत पढ़ने लगेगा, समझ नहीं आएगा। ये वही कर पाएगा जिसने बिल्कुल विधिवत पढ़ा होगा, एक चीज विधिवत, एक चीज। ठीक भाई, चलिए। तो आंसर बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? ये एफएसएच और एलएच। ये एफएसएच का बच्चों नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल उत्तेजित हार्मोन। एलएच को बच्चों बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। दोनों का फुल फॉर्म याद कर लें। हिंदी में इसे बोलेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, हिंदी में इसे बोलेंगे फॉलिकल उत्तेजित हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे बोलेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों बच्चों अंडोत्सर्ग करवाने का काम करता है, अंडे को उत्सर्ग करवाने का, अंडे को निकलवाने का काम करता है ग्रैफियन पुटिका से, ग्रैफियन फॉलिकल से। चलिए याद कर लें, आंसर सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। चलो बच्चों अगला चलते हैं भाई। देखा बच्चों, स्त्रियों में किस हार्मोन के प्रयोग से मासिक स्राव को टाला जा सकता है? यहाँ लिखा है कि स्त्रियों में किस हार्मोन के प्रयोग से, मार्केट से हम कौन सी दवा ऐसी खरीद करके लाएं, बाजार से कौन सी ऐसी दवा खरीद करके लाएं जिसकी वजह से जो मासिक धर्म है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जो पीरियड चलता है लड़कियों में, उसको बिल्कुल टाला जा सके, उसको रोका जा सके। बहुत क्लियर कट, बिल्कुल ओपन बात आपको बता रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल ओपन सिस्टम है, सब ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको चीजें खोल के बताएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि जो पीरियड होता है उसको कैसे रोका जा सकता है, किस दवा की वजह से, किस चीज की वजह से जो मार्केट में बिकता है। बच्चों यहाँ पे लिखा है केवल एलएच, एफएसएच और एलएच। बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में। आप मार्केट में जाइए, कॉम्बिनेशन को लीजिए। मेल के नहीं, ये फीमेल के लिए है भाई। ऐसा नहीं कि मेल भी जाके मार्केट में बोला कि हमें मासिक स्राव को भैया टालना है, हमें दवा दे दो। तो बहुत सारे मेल भी ऐसा होंगे जाके खरीद लाएंगे इसे कॉम्बिनेशन और खा लेंगे, पूरा सिस्टम चौक हो जाएगा उनका। तो गलती से भी मेल ना करे भाई, ये फीमेल के बना है। मासिक स्राव को टाला जा सकता है किसकी वजह से भाई? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन्स होते हैं,
जिनका जिनका कॉम्बिनेशन मिलाया जाता है, जिसको मिला करके एक टैबलेट बनाई जाती है, उसको अगर आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है जो मासिक स्राव है, वो जो मासिक जो पीरियड चलता भैया, उसको रोका जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक भाई, तो आंसर बच्चों यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, बहुत सारे लोग जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए अनयूजुअल इंटरकोर्स उन्होंने कर लिया। अनयूजुअल इंटरकोर्स मतलब जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल के द्वारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, हुआ क्या कि लोगों को डर ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाए, तो उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उस गर्भावस्था को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये दवा खाई जाती है। मतलब अगर आप इसको खा लेते हैं, अगर प्रेगनेंसी बाई चांस अगर होने की सिस्टम है, तो उसको क्या करता है कि 72 घंटे के अंदर उस जो अंदर सिस्टम बन रहा होगा उसको काट काट करके ये बाहर निकाल देता है, पूरा इसको बिल्कुल क्लियर आउट कर देगा। मतलब प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी। तो भैया ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसको रोक दिया जाता है। चलो भाई, तीसरा आंसर यहाँ पे सही हो गया। अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। देखते हैं, लिखा बच्चों कार्पस ल्यूटियम द्वारा क्या स्रावित नहीं होता। यहां लिखा है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या स्रावित नहीं होता है। लिखा कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। यहाँ पे देख ले भाई, थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है भाई। यहाँ पे लिख लेंगे कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित हार्मोन, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, मतलब कौन सा हार्मोन निकलता है। थोड़ा देख लें, यहाँ पे देख ले भाई, थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ। लिखा है कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन भाई होता है, देखना जरा ध्यान से। लिखा है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है भाई, कल मैंने बताया था। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा भाई, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन, याद करके जाइए। प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा भैया, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा ही बच्चों कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन निकाला जाता है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखा बच्चों, महिलाओं में HCG, HPL एंड रिलैक्सिन हार्मोन का उत्पादन कब होता है। वेरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हमने। एनसीईआरटी के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया है, कभी क्वेश्चन मेडिकल जैसे एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है भाई, महिलाओं में HCG, HPL और रिलैक्सिन। HCG का नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL का नाम होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। पूरा नाम आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। H का मतलब होता है ह्यूमन, C का मतलब होता है कोरियोनिक, G का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन, H का मतलब होता है ह्यूमन, P का मतलब होता है प्लेसेंटल, L का मतलब होता है लैक्टोजन। और तीसरा क्या भाई, रिलैक्सिन। ये बच्चों कब निकलता है, केवल गर्भावस्था के दौरान। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान ही ये तीनों के तीनों जो हार्मोन होते हैं तभी निकलते हैं, उसके पहले ये कभी नहीं निकलते। तो याद कर ले भाई, ये तीनों के तीनों गर्भावस्था के दौरान निकलते भाई, यौवनावस्था के समय नहीं निकलता, यौवनावस्था से पहले नहीं निकलता, मेनोपॉज के समय नहीं निकलता। याद भैया क्या है, केवल गर्भावस्था के दौरान ये प्रोड्यूस होता है, निकलता है, ओनली गर्भावस्था के दौरान। ठीक है भाई, दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बच्चों अगला देखते हैं। ठीक है बच्चों, स्त्री में मासिक धर्म रुक जाता है। स्त्रियों में मासिक धर्म रुकता मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद हो जाती है, कब रुक जाती है। इसी में से बोला जाता है कि जब भी शादी करनी चाहिए तो करीब से 25 से 30 साल के बीच में शादी कर लेनी चाहिए।
उससे फायदा क्या है, उससे ये फायदा, मान लीजिए थोड़ा सा उम्र बढ़ती गई, एक समय ऐसा आएगा कि पीरियड चलना बंद हो जाएगा, और अगर पीरियड चलना बंद हो गया तो ओवरी अपना काम करना बंद कर देती है, ओवरी से अंडा निकलना बंद हो जाता है, तो बच्चे पैदा करने में बड़ी दिक्कत आने लगती है। तो बोला जाता है कि जो मासिक धर्म ये कब रुकता है, किस उम्र में रुकता है बच्चों? ठीक भाई, तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा होगा 45 से 58 वर्ष की उम्र में। इसी वजह से बोला था कि जल्दी शादी करिए, क्योंकि आने वाला समय बड़ा खतरनाक। देखिए बच्चों, मनुष्य में 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग कब होता है? ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। ये अंडोत्सर्ग कब होगा? बच्चों एक चीज आज मैं आपको बहुत विजुअल बताने वाला हूं, जो बच्चों आज हर बच्चा देख करके बिल्कुल मस्त हो जाएगा, मजा आ जाएगा, उसी चीजें समझ में आ जाएंगी कब क्या जिंदगी में क्या चीज फॉलो करना चाहिए। आज आप समझ लीजिए क्या है भाई, थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता देंगे आज, बहुत ध्यान से बिल्कुल देखेंगे आप। देखो भाई, हमने ऐसे करके एक लाइन खींच दिया, ऐसे करके हमने एक लाइन खींचा बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 तारीख, यहाँ लिख दिया 2 तारीख, यहाँ लिख दिया 3 तारीख, यहाँ लिख दिया 4 तारीख, यहाँ लिख दिया 5 तारीख, और ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ लिख दिया बच्चों 14 तारीख, यहाँ हमने लिख दिया 14, 14 दिन, 14वां दिन। यहाँ क्या लिखा भाई 14, और 14 के बाद हमने क्या लिख दिया बच्चों? यहाँ पे 28 लिख दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा बिल्कुल एक एक चीज विधिवत। मैंने यहाँ लिखा 1, देखो भाई यहाँ 1 लिखा मैंने, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां, 7वां, 8वां, 14वां दिन, और 14 के बाद बच्चों लगातार जो आया दिन है वे क्या है? 28 दिन। बात समझे? लड़कियों में जो पीरियड चलता है, लड़कियों में जो पीरियड चलता है बच्चों कैसे चलता है आप समझ लीजिए बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे बच्चों क्या बना दूं? यूटेरस बना दूं। इसको नाम क्या रख दूं बच्चों? यूटेरस। इसको हम बोलते हैं बच्चों गर्भाशय, यूटेरस। इसको बोलते हैं बच्चों क्या? गर्भाशय बोला जाता है। क्या बोलेंगे? गर्भाशय। एक एक चीज बिल्कुल विधिवत आज के लिए, यूटेरस, गर्भाशय। बच्चों आपको मैंने कल बताया था इसी के अंदर 3 लाइन पाई जाती थी। कल मैंने बताया था गर्भाशय के अंदर 3 लेयर पाई जाती है, 3 परत पाई जाती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर होती थी पेरीमेट्रियम, बीच में होती थी मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर होता था एंडोमेट्रियम। उसी अंदर वाली जो लाइन होती थी, जब वह टूटता है, अंदर वाली जो एंडोमेट्रियम, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लड़कियों में जो पीरियड चलता है वो किस किस परत के टूटने से चलता है बच्चों? तो गर्भाशय की अंदर वाली परत एंडोमेट्रियम के टूटने से पीरियड चलता है। और जब वो टूटती बच्चों, तो आपको पता होगा, सबको पता है इतनी बात, कि वहां से बच्चों क्या होता है? रेड कलर का, लाल लाल कलर का बच्चों ऐसे ब्लड निकलता है, मतलब रेड कलर का वहां से ब्लीडिंग होती है। ये बच्चों क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। और वो जो ब्लड होता है बच्चों काफी मतलब दूषित ब्लड होता है, काफी पॉल्यूटेड ब्लड होता है। इसी वजह से ऐसा बोला था, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि लगातार उस पर भैया इस्तेमाल करें, ताकि वो लगातार वहां से साफ होता रहे, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। अगली बात करें बच्चों, ये जो ब्लड आ रहा है ये लगभग कितने दिन तक आता है बच्चों? 1 से लेकर के किसी किसी में 3 दिन तक आता है, किसी किसी में 5 दिन तक आता है, किसी में 1 दिन से चालू होता है, 3 दिन का आता है, कोई किसी में 5 दिन तक। और इस दौरान बच्चों बहुत तेज, बहुत दर्द होता है। इस समय बहुत दर्द होता है। क्यों दर्द होता है बच्चों? क्योंकि जो यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल है वो लगातार टूट रही है। जब टूटेगी तो बहुत तेज दर्द होता है, बहुत असहाय दर्द होता है। और किसी किसी में ऐसा होता है कि दर्द बिल्कुल नहीं होता है, और किसी किसी में बहुत तेजी से दर्द होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ बच्चों? 5 दिन तक ब्लीडिंग हुई। अब 5वें दिन के बाद ब्लीडिंग आना क्या हो जाएगी बच्चों? बंद हो जाएगी। फिर से बात समझे भाई? अब क्या होगा? ब्लड आना बंद हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों? जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, लगातार 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11 दिन, ऐसा बुलाता है कि मतलब 5 से लेकर के बच्चों, इस 5 से मतलब 6 से लेकर के लगभग 11 दिन के बीच में आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। 11 दिन, 6 से 11 दिन के बीच में, मतलब यहां से जिस दिन पीरियड आया उसके 5 दिन तक छोड़ करके 6 से 11 दिन तक आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? उसका रीजन है क्योंकि इसके बीच बच्चों जो ओवम होता है, जो अंडा होता है, वो नहीं बनता है। हमेशा जो अंडा बनना चालू होता है बच्चों, वो 11 दिन से लेकर के 14 दिन के बीच में होता है। 11 से 14 दिन के बीच में, मतलब ऐसा बोला जाता है 11 से 14 दिन के बीच में
कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब जो मैरिड लोग हैं उनकी बात तो अलग है, जो अनमैरिड है उनके लिए बताया जा रहा है। मतलब 11 से 14 दिन के बीच में इसको भैया क्या किया जाए, बिल्कुल अवॉइड किया जाए, इसको बिल्कुल प्रिवेंट किया जाए। क्योंकि इस समय क्या होता है बच्चों, जो ओवा होता है, जो ओवरी होती है, वहां से बिल्कुल ओवम बिल्कुल निकलता रहता है, बिल्कुल धुआंधार निकलता है। और अगर उस दिन बच्चों, अगर उस दिन यहाँ पे स्पर्म आ गया, अगर यहाँ पे स्पर्म आ गया तो 100% निषेचन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और आपको पता है निषेचन कहाँ होता था बच्चों, फैलोपियन नलिका में होता था, फैलोपियन नलिका में होता था। और स्पेशली 14वां दिन पे तो बिल्कुल बिल्कुल 100% रोक दीजिए। 14वें दिन तो बिल्कुल निषेचन करना ही करना नहीं है, बिल्कुल वहां पे प्रिवेंट कर दीजिए, रोक दीजिए। क्योंकि अगर 14वें दिन निषेचन हुआ तो 100% रिजल्ट आएगा, 100% कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। वहां पर स्पर्म और ओवा मिलेंगे, वहां पर निषेचन जरूर होगा। तो बोला जाता है बच्चों 14वें दिन पर ही, 14वें दिन पर ही बच्चों क्या होता है, बिल्कुल पीक पीरियड होता है। पीक पीरियड बच्चों किसका होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एलएच और एफएसएच का, एलएच और एफएसएच का। इसी 14वें दिन पर एलएच और एफएसएच हार्मोन बिल्कुल पीक पर होते हैं, बिल्कुल टॉप पर होते हैं। उस समय अगर स्पर्म ओवा के साथ मिला तो 100% निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन उसमें भी बच्चों एलएच सबसे ज्यादा होता है, एलएच जो होता है सबसे ज्यादा होता है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया वहां पे यही पूछा गया है कि 14वें दिन पर ओवुलेशन होता है। इसी 14वें दिन बच्चों क्या होता है, इसी 14वें दिन पर अंडोत्सर्ग होता है। इसी 14वें दिन पर अंडोत्सर्ग होता है बच्चों, ओवुलेशन होता है, अंडा निकलता है। और क्यों निकलता है, क्योंकि एलएच और एफएसएच हार्मोन बहुत हाई होते हैं। और उसमें से एलएच जो होता है और हाई होता है, एलएच हार्मोन सबसे ज्यादा हाई होता है। मतलब यहाँ पे अगर दोनों आस पास मिले तो 100% बिल्कुल निषेचन होगा, 100% निषेचन होगा भाई। तो आप यहाँ पे देख लें 14वें दिन पर ओवुलेशन होता है। क्योंकि आपको पता है कि एक महीने में एक बार पीरियड चलता है, एक महीने में एक बार पीरियड चलता है, हर 28 दिन का ये होता है, हर 28 दिन पर एक बार ये रिपीट करता है। और हर 14वें दिन पर बच्चों ये अंडोत्सर्ग होगा। और अंडोत्सर्ग बच्चों एलएच हार्मोन एफएसएस हार्मोन की वजह से होता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा एलएच काम करता है, सबसे ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है। इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी जो हमने बताई है अभी, ठीक है। उसके बाद आप भैया क्या हो जाएंगे, एक आध दिन और इंतजार कर लीजिए, 15वें दिन। उसके बाद फिर से आप फ्री हो जाएंगे 28 दिन तक। उसके बाद फिर से आप रिलीज हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप, ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। आगे देखते भाई क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग भैया कब होता है बच्चों, 14वें दिन पर होता है। तो आप देख ले भाई, आंसर आपके सामने है, 14वें दिन पर हो जाएगा बच्चों। और अंडोत्सर्ग को कराने वाला हार्मोन बच्चों कौन हो जाएगा, हार्मोन बच्चों होता है कौन, एलएच बच्चों। इसी को बच्चों बोलते हैं एलएच सर्ज, एलएच पीक बोलते हैं। एलएच हार्मोन बहुत पीक पर होता है तो उसे बोल देते हैं एलएच पीक या एलएच सर्ज बोल दिया जाता है 14वें दिन पर। हो गया भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, सही बच्चे जल्दी से फटाफट बताएं, इतनी बात आई कि नहीं आई, सही बच्चे बताएं फटाफट, इतनी बात। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते बच्चों। लिखा बच्चों, स्त्रियों में रक्तस्राव चक्र की विराम अवस्था को क्या कहते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मेनोपॉज, रजोनिवृत्त, मतलब छुटकारा मिल जाना, छुटकारा मिल जाना, मतलब पीरियड आने से बिल्कुल छुटकारा बोलते हैं बच्चों, क्या इसे बोलते हैं मेनोपॉज, मेनोपॉज। ये इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो मेनोपॉज बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो रजोनिवृत्त, रजोनिवृत्त बोला जाता है। जब स्त्रियों में पीरियड आना बंद हो जाता है 45 से 50 साल की उम्र में। एक एक बच्चे को बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई, जल्दी सभी बच्चे बिल्कुल बताएं, इतनी बात समझ में आ रही नहीं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे का बच्चों, मासिक चक्र के दौरान हार्मोन्स का क्रम क्या होता है, लिखा है
जब पीरियड चलता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जब मासिक धर्म चलता है, उसके दौरान कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे पहले क्या काम करेगा बच्चों, ये एफएसएस काम करता है, फिर एस्ट्रोजन काम करता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन काम करता है। तो तीसरा आंसर बच्चों सही हो जाएगा। थर्ड, एफएसएस, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एफएसएस, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर वर्किंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर वर्किंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो इतनी बात समझ में आती है बच्चों को। चलो 14 देखते हैं। देखिए बच्चों, मेंस्ट्रुअल प्रारंभ होने के दिन से मादा में गर्भधारण के अनुकूलन दिन है। अनुकूलन दिन है भाई। गर्भधारण कब हो सकता है? 100%। ये दिन पूछा जा रहा है, कौन से दिन? जब पीरियड चालू हो रहा है, जिस दिन से पीरियड चालू हुआ उस दिन से आप काउंट कर लीजिए। मान लीजिए आज 28 तारीख है, तो 28 से 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लीजिए। 28 से लेकर जिस दिन 14वां दिन आएगा बच्चों, वो 14वां दिन हो जाएगा। 14 दिन लिखा है 14वें दिन पे, क्योंकि इस समय बिल्कुल 100% निषेचन हो जाएगा भाई। अगर यहाँ पर स्पर्म और ओवा मिले, मेल और फीमेल मिले, तो जाहिर सी बात यहाँ पर निषेचन होगा 100% 14वें दिन पर। क्योंकि यहाँ पर बच्चों कौन सा हार्मोन हाई होता है बच्चों? LH हार्मोन बिल्कुल हाई हो जाता है। LH हार्मोन बिल्कुल टॉप पीक पर होता है, हाई हो जाता है। इतनी बात समझ आती भाई? इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही नहीं आ रही? ये बच्चे फटाफट सभी बच्चे बताएं, इतनी बात आ रही नहीं आ रही भाई? चलो बच्चों आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, स्पर्म का एक्रोसोम निर्मित होता है बच्चों। तो अभी मैंने बताया स्पर्मेटिड की गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, गोल्जी बॉडी से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब चित्र बनाया था तो बताया था, जो एक्रोसोम होता है बच्चों वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय से बनता है। स्पर्म में जो एक्रोसोम पाया जाता है वो बच्चों गाल्जी काय से बनता है। जहां भी आपको ऑप्शन गाल्जी काय दिख जाए, आंसर आप टिक कर दीजिए। तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा जल्दी से। तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं। देखा बच्चों, टैडपोल में कायांतरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है बच्चों। जो मेढक का लार्वा होता है उसको बोलते हैं टैडपोल। उसमें बच्चों अगर आप थायरॉक्सिन हार्मोन लगा देंगे, उसकी वृद्धि बहुत तेज हो जाएगी। तो यहाँ लिखा बच्चों थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन बच्चों अगर हम टैडपोल में थायरॉक्सिन लगा देंगे तो उसमें कायांतरण मतलब उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाएगी। तो थायरॉक्सिन हार्मोन लगाते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन लगाते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन लगाते हैं भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा बच्चों, मनुष्य में शुक्राणु स्खलन के पश्चात किस दर से गति करता है? मनुष्य में शुक्राणु स्खलन के पश्चात किस दर से गति करता है? स्खलन मतलब होता है रिलीज। जब स्पर्म पेनिस के थ्रू बाहर आता है, जब वो वैजाइना के अंदर जाता है, फीमेल की वैजाइना के अंदर जब वो इंटर करता है, वो किस गति से मूव करता है बच्चों? तो 2 से 4 mm पर मिनट, 2 से 4 मिलीमीटर पर मिनट यह गति करता है भाई। 2 से 4 मिलीमीटर पर मिनट गति करता है। बहुत आराम से जाता है, बिल्कुल सुकून का, बिल्कुल ये उसेन बोल्ट नहीं बनता, ये आराम से दौड़ता है, बिल्कुल आराम से। ठीक है, और उसमें जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है वो जल्दी से ओवा के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कभी बीएचयू के अंदर आया हुआ है। ये बीएचयू एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखा बच्चों, मानव सशक और अन्य अपरास्तनियों में निषेचन कहाँ होता है बच्चों? तो फैलोपियन नलिका में होता है। तीसरा आंसर सही हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में होता है भाई। फैलोपियन नलिका में होता है। मानव में, खरगोश में और अन्य स्तनियों में, अन्य स्तनधारियों में जो निषेचन होता है बच्चों वो कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है।
चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, काकरोच का अंडा कहलाता है, जबरदस्त क्वेश्चन। कभी ये यूपी कैटेड एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया है, काकरोच का अंडा कैसा होता है बच्चों? सूक्ष्म दीर्घ सम, तो बच्चों क्या हो जाएगा? केंद्रपित्त की। केंद्रपित्त मतलब सेंट्रोलेसाइथल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेंट्रोलेसाइथल। इंग्लिश आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सेंट्रोलेसाइथल। आप सीखते चलिए भाई, इंग्लिश से डरे नहीं। सेंट्रोलेसाइथल मतलब जैसे मान लीजिए अंडा है और अंडे के बीच में ऐसे भरा होगा भाई, अंडे के बीच में बिल्कुल सेंटर मतलब होता है बीच में, सेंट्रोलेसाइथल। इसका जो याक सैक होता है बच्चों, तो जो बड़े नमक, बहुत सारे बच्चे नमक लगा के बड़े बढ़िया से खाते हैं अंडे को, उसके अंदर जो पीला वाला पदार्थ होता है, तो वही देखो भैया बीच में बिल्कुल रखा गया है, इसे बोलते हैं भैया क्या? सेंट्रोलेसाइथल। बिल्कुल सही हो जाएगा। काकरोच का अंडा बच्चों एक मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है भाई ये। चलो अगला क्वेश्चन देख ले भाई, नेक्स्ट क्या है? देखा बच्चों, मेढक का अंडा होता है एलेसाइथल आइसोटीलो। बच्चों कैसा हो जाएगा? टीलोलेसाइथल। अब देखो जरा, हमने ये मेढक का अंडा बना दिया, बात देख ले ध्यान से। मेढक का अंडा हमने बनाया और यहाँ पे टीले पर आ जाएगा,